मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज डे है। और डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हलीमा यजदानी, जो कि जनरल फिजिशियन है एंड डायबिटोलॉजिस्ट है। इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है और जो टेली मेडिसिन है उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया फरहान जी, बुलाने के लिए आईएमबी मीडिया में। इट इज़ रियली अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। या तो डॉक्टर, हमने सुना था कि कोविड के टाइम में तकरीबन आप लोगों ने 5000 लोगों को टेली मेडिसिन के जरिए हेल्प किया था। तो थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि ये कैसे काम करता है और आप लोगों ने क्या किया था। जी, टेली मेडिसिन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम पेशेंट को इलाज कर सकते हैं वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू। यूजुअली हम ये गाइडलाइंस आने के बाद ये प्रीफर करते हैं कि हम पेशेंट से वीडियो कॉल पे राब्ता करें और उनका हिस्ट्री और इंस्पेक्शन वगैरह करके उनका अकॉर्डिंगली इलाज करवाएं। कोविड के दौरान बहुत सारे ग्रुप्स थे, जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी, मेर्सी मिशन एंड प्रोजेक्ट स्टेप 1 था। तो उसके थ्रू हमने बहुत सारे पेशेंट को ट्रायाज किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बुखार होता था तो उनके थ्रू रजिस्टर करवाते थे। और हम जैसे काफी सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन वॉलंटियर करते थे जिनको कॉल्स आते थे, तो हम उनको इवैल्यूएट करके अगर जरूरी है उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उनको हॉस्पिटल जाने की राय देते थे, या अगर वो घर पे मैनेज हो सकते हैं तो हम उनको मेडिसिन देकर फिर रिपीट फॉलोअप के लिए 5-6 दिन के बाद फिर से कनेक्ट करने के लिए हमें बोलते थे। तो ये था कोविड के दौरान का मैनेजमेंट। इससे ये फायदा हुआ कि जो ऑलरेडी हॉस्पिटल पे लोड बढ़ गया था, काफी सारे पेशेंट्स थे, डॉक्टर्स पे लोड था जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, और हॉस्पिटल के बेड्स में भी प्रॉब्लम थी। तो उसमें ये हमें हमारे कंट्रीब्यूशन से ये इजी हो गया कि लोगों को बार बार हॉस्पिटल भागना नहीं पड़ा। तो अगर हम लोगों ने कह दिया कि हम मेडिसिन शुरू करके घर पे मॉनिटर कर लेंगे, तो ये होता था गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट भी अपना मतलब ये करती थी कि फॉलोअप करते थे उनके सैचुरेशन के ऊपर और रिपीट फॉलोअप कॉल्स के ऊपर। सब वो लोग ये करते थे, फॉलोअप करते थे पेशेंट्स को। जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं था उनको पल्स ऑक्सीमीटर पहुंचाया जाता था। एंड हम कहते थे कि कट ऑफ क्या है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट घर पे हो या उसका सैचुरेशन 95-96 के ऊपर रहा, तो हम लोग कहते थे कि आप घर पे मैनेज कर सकते हो। लेकिन हमको एजुकेट करते थे कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जा रहा है तो आप हमें तुरंत वापस कांटेक्ट कीजिए, या अगर सांस में दिक्कत बढ़ जाए तो रुकिए मत, हॉस्पिटल पहुंचिए। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको मदद मिल गई पेशेंट को बहुत सारे मतलब वेज में। और एक मैं आपको वाकया बताना चाहूंगी। एक पेशेंट ने मुझे कॉल किया था उस दौरान, एंड उनके फादर कोलैप्स हो गए थे घर पे। आपको पता था सेकेंड वेव कितना डेडली था और कितनी मतलब मुश्किलों से गुजरा है सारा मतलब माहौल था। तो उन्होंने कॉल किया था कि मेरे फादर कोलैप्स हो गए मेरे सामने, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है मैम, लेकिन ये है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, काफी हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही सामने ही वो ऐसे ही चलते फिरते गिर गए। तो हम्म। उनका सैचुरेशन देखता हूँ काफी कम है, वो ब्रीथ कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट कंप्रेशन किया जाए। जी। और जब तक कि एम्बुलेंस पहुंचे काफी देर हो सकती थी, टाइम लग सकता था एम्बुलेंस को पहुंचने के लिए। तो मैंने उसको उनको सिखाया कि चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं। तो मैंने उनको फोन में बताया कि आप बाजू को नील डाउन कीजिए, उनको फ्लैट कीजिए और चेस्ट पे से मतलब किस तरह से कंप्रेशन करना है। तो अल्लाह के फजल से जैसे ही हमारा कंप्रेशन वगैरह शुरू हुए, कुछ ही देर में जब तक एम्बुलेंस पहुंचा उनकी पल्स ठीक हो गई थी, थोड़ा सा वो रेस्पॉन्ड करने लगे थे। तो ऐसा हम लोगों ने काफी सारे चीजों में काफी फायदा हुआ टेलीमेडिसिन के, तो कोविड के दौरान ये होगा कोविड का और अक्यूट सिचुएशन का मैनेजमेंट। लेकिन थोड़े क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं जो टेलीमेडिसिन के थ्रू उसको भी ठीक किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, हार्ट इश्यूज हैं जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके फॉलोअप की जरूरत होती है। तो ये अगर बार बार हॉस्पिटल जाए, तो स्पेशली जो डायबिटिक जिनकी हाई हो शुगर और वो बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि वो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने डॉक्टर को फॉलो अप करें और बार बार उनका जो शुगर लेवल है चेक करवाते रहे और हमसे राब्ता करते रहे, ताकि उनका शुगर लेवल हमारे मेडिसिन के अकॉर्डिंग मतलब जैसे हम टाइट्रेट करेंगे, उनको शुगर अगर बढ़ गया है तो हम मेडिसिन बढ़ा देंगे, अगर कम होता गया तो हम उसके मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। तो उसमें उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है एंड इन्फेक्शन कम होता है लोगों को, और घर से एक्सपोजर बाहर जाने का कम होता था। तो तो ये आज के दौर में टेली मेडिसिन काफी इम्पैक्ट कर रहा है। डेफिनेटली, अगर डॉक्टर्स जो टेक सेवी हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, तो काफी सारे लोगों ने टेलीमेडिसिन को अडॉप्ट कर लिया है। जब मैंने टेलीमेडिसिन की शुरुआत की थी तो काफी सारे लोगों ने जैसे क्वेश्चन किया था कि ये कैसा मीडियम हुआ ट्रीट करने का, ऐसा कुछ होता है क्या ऐसे।
बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था उस बारे में, लेकिन कोरोना के बाद ये अगर कुछ अच्छी चीज हुई है तो ये ही हुई है जी। कि लोगों को टेलीमेडिसिन की नॉलेज बढ़ गई है एंड अडॉप्ट कर रहे हैं जल्दी, तो ये है। तो डायबिटीज के बारे में बात करेंगे डॉक्टर, कि ये बताइए किसी एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो डायबिटीज हो गया है और उसका जैसे कि ब्लड शुगर बढ़ चुका है, तो उसको एहसास कैसे होगा? जी, सबसे पहली बात तो भूख ज़्यादा लगने लगेगी। ऐसा होता है थोड़ा लोगों को कि अभी खाना खाया और 15-20 मिनट के बाद फिर से सीवियर हंगर पैंग्स होते हैं। अच्छा। अगर आपको ऐसा हो रहा है या ज़्यादा प्यास लग रही हो कि पानी आप लीटरों का पी रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि गला सूख रहा है और यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइन्स हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। एंड यूरिनेशन यूजुअली रात में ज़्यादा होता है। थोड़े पेशेंट्स ऐसे ही कंप्लेन करते हैं कि रात सारी नींद नहीं हुई, हम बार-बार बाथरूम की विज़िट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट हो, एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है आजकल कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 40 से कम है डायबिटीज नहीं हो सकता, हम्म। ऐसा कभी ना सोचें। आजकल 28-27 इयर्स इनफैक्ट यंगर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। तो हम्म। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको हो रहे हैं या ये भी हो सकता है कि कोई वेट का फ्लक्चुएशन हो, जैसे कि सडन वेट लॉस हो, बहुत सीवियर वेट लॉस के लोगों को नोटिस में आने लगे, या हम्म। सीवियर वेट गेन हो, ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने फिजिशियन से राब्ता करें और अपना टेस्ट वगैरह करवा लें। तो डायबिटीज कितना डेंजर है आज के दिन में? डायबिटीज सबसे पहली बात बीमारी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक सिचुएशन है बॉडी की, जी। कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ऊपर नीचे हो जाता है इसके दौरान, और जिसकी वजह से उनकी शुगर बढ़ जाती है। और बॉडी जो है शुगर सिरप या शीरे के जैसे काम करती है कि एकदम स्टिकी अंदर से मतलब पूरी बॉडी हो जाती है, और जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनकी रिस्क काफी हाई हो जाती है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल है, जैसे कि हम लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, जैसे अब हमारा हो गया कि हम लैपटॉप के आगे घंटों घंटों बैठे पेशेंट से बात करें, ये भी प्रॉब्लम होता है कि वी आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज। और कितना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, हार्ट डिसीजेस की ये बढ़ जाती है कि सडन हार्ट अटैक के चांसेस काफी हाई होते हैं डायबिटिक्स में। और जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। और जिसको और ये भी हो सकता है कि नर्व्स काफी ज्यादा मतलब काम करना बंद कर दें। थोड़े लोगों को अगर अनकंट्रोल डायबिटीज रहा और डायग्नोज जल्दी ना हो, तो हाथों पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में जलन होना, हाथों पैरों में अजीब से सिम्टम्स, नमनेस वगैरह होना, अगर ये ऐसा हो रहा है तो अपना शुगर जल्दी चेक करवाएं, क्योंकि एक बार अगर ये हो जाता है तो हम नर्व्स को वापस नहीं ला सकते। ठीक। तो जो डॉक्टर नर्व्स है वो वापस नहीं रिजनरेट कर सकते। ओके। तो जल्दी मैनेज करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो डॉक्टर ये बताइए कि किस लेवल से किस लेवल तक जो डायबिटीज होता है वो कंट्रोल हो सकता है विदाउट मेडिसिन के, और क्या लेवल से ऊपर जो होता है बिना मेडिसिन के फास्ट कंट्रोल नहीं हो सकता है? जी, जो हम नॉर्मल कहते हैं यूजुअली फास्टिंग 80 टू 120 नॉर्मल डायबिटीज में होता है। एंड पोस्ट प्रांडियल हम आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है 200 तक भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं या मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो ये जरूरी है कि आपका शुगर एटलीस्ट 130 टू 140 तक रहे रैंडम में। ओके। इससे बढ़कर हम ये फॉलो करते हैं कि आपका रैंडम एचबी रैंडम का क्या मतलब हुआ? रैंडम का क्या रैंडम मतलब? जी, जी। रैंडम मतलब ऐसा होता है कि कोई रिलेशन फूड से नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने पीपीबीएस मतलब खाने के 2 घंटे बाद चेक करवाया, फास्टिंग मतलब खाने से पहले करवाया। रैंडम मतलब कभी भी, जैसे कि खाना खाया हो, नहीं खाया हो, दिन में कभी भी एक बार चेक कर लिया, अगर 130 और 140 के बीच में रहा, तो ये है कि खतरहाल कंट्रोल में है आपका शुगर। हम्म। इससे ज्यादा हम इससे फॉलो अप करते हैं कि HbA1c का एक टेस्ट आता है, जी। जो कि 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है आपको। इसका लेवल होना चाहिए 6 से कम, नॉन डायबिटिक रेंज में। ओके। अगर 5.9 टू 6.2 रहा तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेज। हम्म। ये ऐसा स्टेज है जहां पे आप अगर ठीक से अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। इस स्टेज में इंसुलिन की जो लेवल होती है बॉडी में काफी फ्लक्चुएट होती है, शुगर ऊपर नीचे बहुत जंप करता है इस स्टेज में। अगर आप इस स्टेज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आप डायबिटिक नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको 6.5 से ऊपर HbA1c आया, इसका मतलब आप डायबिटिक है और आपको मेडिसिन की जरूरत है। जी अच्छा। तो ये बताइए कि अगर कोई डायबिटीज किसी को पता नहीं चला और इग्नोर कर दिया, तो बॉडी के जी किस पार्ट को सबसे पहले इम्पैक्ट करता है? काफी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। आंख, जैसे फॉर एग्जांपल आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, हम्म। जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी। अगर ये एक बार हो गया तो रिटर्न नहीं हो सकता और ओके। आंख की रोशनी जा सकती है। दूसरा ऑर्गन होता है किडनी, किडनी इफेक्ट हो सकता है। तीसरा होते हैं नर्व्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे डैमेज हो गया तो वापस ये भी रिवर्ट नहीं कर सकते। एंड चौथा है अपना हार्ट,
एंड पांचवा और सबसे लास्ट अगर डैमेज होगा तो जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो है ब्रेन। ओके। क्योंकि हर बॉडी के आजा को ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादा लेवल पे नहीं। अगर ज्यादा लेवल पे रहा तो नुकसान हो सकता है बॉडी को। तो बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करके रखना अपने सेहत के लिए बहुत जी जरूरी जी जी जी। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को यही कहती हूँ कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। है। आप लोग डरिए मत, ये मत कर समझिए कि आप बीमार हैं। हम्म, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, मेटाबॉलिज्म को वैसे ऊपर नीचे होने ना दें, और इस शुगर को एक लेवल पे बनाए रखें। अगर आप 130 और 140 के बीच में रैंडम हमेशा रहते हैं तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं होते। तो डॉक्टर ये आप चीज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी, जी। डॉक्टर ये बताइए कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि डायबिटीज है और मीडियम रेंज का है, तो उसको किस हम्म। किस चीज खाने से परहेज करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मीठा छोड़ें, हम्म, बिल्कुल छोड़ दें। हम्म, शुगर है, शुगर प्रोडक्ट्स, रिफाइंड शुगर काफी डेंजरस होता है, इसको छोड़ दें। ऑयली फूड कम कर दें, और अपने डाइट में फाइबर बढ़ा लें। जैसे कि बहुत फेवरेबल फूड होता है ओट्स, हम्म, आपका ये हो गया, मिलेट्स हो गया। अगर आप चावल वगैरह खाते हैं तो आप उसको मिलेट्स में स्विच ओवर कर दें। ओके, टेस्ट भी लगभग वैसे ही होता है और काफी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है आपका। हम्म, और पपाया काफी रिच होता है, बहुत बेहतरीन होता है डायबिटीज के लिए। सिट्रस फ्रूट्स खाया करें। ये एप्पल या चीकू, मैंगो या बनाना, ये 5 फ्रूट्स बहुत डेंजरस होते हैं डायबिटीज के लिए, मत लें। अगर मैंगो सीजन में आपको खाना ही है तो मे बी मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड ये एकदम स्टॉप नहीं करती मेरे पेशेंट को, क्योंकि सीजनल फ्रूट है, हर हम्म, किसी को पसंद है। तो हम्म, मैं मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक मैंगो हो गया, या हम्म, ऐसे करें। ऐसा नहीं कि आप रोज दिन में 2-3 मैंगो खाएंगे फिर आएंगे कॉम्प्लिकेशन के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 5 फ्रूट, बनाना, मैंगो, चीकू, और इससे इन 4 चीजों से परहेज रखें, बाकी चीजें। जी जी बिल्कुल। चावल भी कम खाना चाहिए नहीं? हाँ, चावल दिन में एक बार ठीक होता है, हम्म, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकें तो बहुत बेहतरीन है। और अगर आपको दिन में 2-3 बार खाने की आदत है, चावल ही खाने की आदत है, तो आप मिलेट्स को स्विच ओवर कर दें। मिलेट्स काफी अच्छे होते हैं। जी। तो डॉक्टर ये बताइए कि ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ता है कि आपसे राब्ता करने के लिए, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं अपने परेशानियों को, बिल्कुल तो कि हम रिवाइज बिल्कुल कर उसको फिर से एक इंटरव्यू बिल्कुल करके बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं डायबिटीज के जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। लोगों को मालूमात बहुत कम है, जैसे कि प्रेगनेंसी की डायबिटीज हो गई, हम्म, क्योंकि लोगों को डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद कम हो जाती है। लेकिन इसे मेंटेन करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट टाइप 2 डायबिटीज का है। जी, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है, या टाइप 2 का मैनेजमेंट जानना है, या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए, तो आगे हम रास्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। तो डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया सब चीज़ पे जानकारी देने के लिए। और जो हमारे व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आप पेशेंट सिम्टम लग रहा है, तो ये सब चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो नेक्स्ट एपिसोड जब बनाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब उसमें दिया जाएगा। प्रोग्राम बनाने का मकसद ये था कि आज डायबिटीज़ वर्ल्ड डे है और डॉक्टर साहब को भी काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि एक एपिसोड बनाते हैं आज के दिन, और आइंदा इसी को कंटिन्यू करेंगे जिससे आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।